बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही नेताओं के बयान भी अब एक के बाद एक सियासी तूफान खड़े कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी सिर्फ अपने भविष्य की चिंता करती है और बाकी सहयोगी दलों को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करती है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि संजय निरुपम ने तीखे लहजे में कहा है कि कांग्रेस का इतिहास ही रहा है कि वो अपने सहयोगियों को पहले इस्तेमाल करती है फिर कमज़ोर बनाती है। उसे किसी विचारधारा से नहीं बल्कि सत्ता में बने रहने से मतलब है। निरुपम का कहना है कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल दलों को केवल उस वक्त याद करती है जब उसे सहारे की जरूरत हो, लेकिन जैसे ही उसका काम निकलता है वही साथी उसके लिए बोझ बन जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि महागठबंधन के भीतर अब खींचतान खुलकर सामने आ गई है। निरुपम के मुताबिक बिहार की जनता अब पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और इस बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत देने का मन बना चुकी है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि इस बीच बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने भी बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए को एक बार फिर मौका देने का फैसला कर लिया है। खटाना ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से देश की दिशा बदली है वैसा ही परिवर्तन अब बिहार में भी दिखेगा। एनडीए विकास के एजेंडे पर काम कर रहा है और बिहार में जीत का परचम फहराना तय है। खटाना ने कहा है कि एनडीए का फोकस सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सुशासन और स्थायी विकास भी है। तो वही दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी के शासन के 25 साल पूरे होने पर भी सियासी हलकों में चर्चा तेज है। दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर विपक्षी दलों के कुछ नेता भी पीएम मोदी की प्रशंसा करने से नहीं चूके हैं। इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि संजय निरुपम ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 25 सालों में राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने दिखाया कि जनता की सेवा और ईमानदारी से नेतृत्व कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा है कि मोदी का नेतृत्व प्रेरणादायक है और उन्होंने राजनीति में काम करने का नया मॉडल पेश किया है, विकास, अनुशासन और समर्पण का मॉडल। वही आरएलडी नेता मलूक नागर ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी नीतियों से भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है। हालांकि दर्शकों, इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब पूरा बिहार चुनाव मोड में है तब राहुल गांधी देश में मौजूद ही नहीं है। तुहिन सिन्हा ने तेज प्रताप यादव के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा, तेज प्रताप खुद कह चुके हैं कि राहुल गांधी अपने परिवार से मिलने कोलंबिया गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या जनता ऐसे नेता पर भरोसा करेगी जो चुनाव के वक्त देश छोड़ दे। सिन्हा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में ये भी कहा है कि राहुल गांधी की राजनीति अब दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल से चल रही है। कभी विदेश से ट्वीट तो कभी बयान सोशल मीडिया पर। ऐसे में दर्शकों, अब जब बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है तो हर दल अपनी राजनीति में तेजी ला रही है। एक और एनडीए विकास और मोदी के नेतृत्व को मुद्दा बना रही है, वही महागठबंधन के भीतर आपसी तालमेल की परीक्षा चल रही है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संजय निरुपम जैसे नेताओं के बयान यह संकेत दे रहे हैं कि विपक्षी एकता अब दरकने लगी है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दलों के बीच सीट शेयरिंग से लेकर नेतृत्व तक पर असहमति साफ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए के नेता एक सुर में जनता के सामने मोदी सरकार के कामकाज को मुद्दा बना रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार या सामाजिक योजनाएं। ऐसे में दर्शकों, तो कुल मिलाकर बिहार की सियासी बिसात पर अब हर चाल सोच समझ कर चलनी पड़ रही है। संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला हो या गुलाम अली खटाना का एनडीए की जीत का दावा, एक बात तो साफ है कि इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि नेतृत्व और विश्वास का मुकाबला है। बिहार की जनता किसे चुनती है ये तो वोटों की गिनती वाले दिन ही तय होगा, लेकिन फिलहाल सियासत की ये गर्मी आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।
महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिवसेना के नाम और निशान पर सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक जंग अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। जी हां, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बहुचर्चित मामले की अंतिम सुनवाई होने जा रही है और माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। दर्शकों, आपको बता दें कि शिवसेना के नाम और उसके चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण को लेकर पिछले कई महीनों से कानूनी जंग चल रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। कई महीनों की लंबी सुनवाई के बाद अब मामला अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर फाइनल हियरिंग होगी, जिसके बाद कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अगर यह फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में गया तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। वहीं अगर फैसला शिंदे गुट के पक्ष में रहता है तो उद्धव ठाकरे की राजनीतिक रणनीति को तगड़ा झटका लग सकता है। दर्शकों, जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले वकील असीम सरोदे ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धनुष बाण शिवसेना का मूल चुनाव चिन्ह है, लेकिन उसे हमसे छीना गया, चुराया गया। पूरे महाराष्ट्र ने संवैधानिक चोरी होते हुए देखी है। असीम सिरोदे का कहना है कि सिर्फ सत्ता में होना किसी को सही नहीं ठहराता। उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी होना ये नहीं दिखाता कि आप संवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय लेना चाहिए कि शिवसेना का असली नाम और चुनाव चिन्ह उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी को ही वापस दिया जाए। वहीं इसके साथ ही वकील सरोदे ने कहा है कि अगर कोर्ट चिन्ह वापस दे देती है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, और अगर कोर्ट उसे अस्थायी रूप से गोटा देता है यानी फ्रीज कर देता है तो हमें वह भी मंजूर है। तो वही दर्शकों, दूसरी ओर शिंदे गुट के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने भी उद्धव गुट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राम हमारे पास है, इसलिए धनुष्य बाण भी हमारे पास ही रहेगा। यह बयान साफ इशारा करता है कि शिंदे गुट अपने पक्ष में फैसला आने को लेकर आत्मविश्वास से भरा रहा है। गुलाबराव पाटिल का दावा है कि चुनाव आयोग पहले ही एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का आधिकारिक नाम और चिन्ह सौंप चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वही फैसला कायम रहेगा। तो वही दर्शकों, आपको याद दिला दे कि शिवसेना में फूट को अब लगभग 3 साल हो चुके हैं। इस दौरान मामला चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और विधानसभा अध्यक्ष तीनों संस्थाओं के दरवाजे पर गया। चुनाव आयोग ने फरवरी 2023 में बड़ा फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे गुट को ही शिवसेना नाम और धनुष्य बाण चिन्ह दिया था। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के अध्यक्ष को दोनों गुटों के विधायकों की पात्रता पर निर्णय लेने का अधिकार दिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बाद में दोनों गुटों के विधायकों को पात्र ठहराया। इस फैसले को भी उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों मुद्दों की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और कल होने वाली अंतिम सुनवाई के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसे में दर्शकों, अगर कोर्ट उद्धव ठाकरे के पक्ष में निर्णय देती है तो राज्य के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि उद्धव गुट को शिवसेना का नाम और धनुष्य बाण वापस मिलने पर उनकी ताकत स्थानीय निकाय चुनाव में कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फैसला शिंदे गुट के पक्ष में रहता है तो उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति और कमजोर पड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस फैसले से बीएमसी चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक राजनीति का चेहरा बदल सकता है। तो ऐसे में दर्शकों, अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। बुधवार की सुनवाई में क्या होता है? क्या उद्धव ठाकरे को उनका धनुष्य बाण वापस मिलेगा या फिर एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगा शिवसेना का झंडा और निशान? ये अब कुछ घंटे बाद साफ हो जाएगा। ऐसे में एक बात तो तय है, इस फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तूफान उठने वाला है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के सरन्यायाधीश BR गवई पर बूट फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर ने अब एक और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें अपने इस कृत्य का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर यह आरोप लगाया कि जब भी सनातन धर्म से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में आता है तो अदालत का रवैया पक्षपाती नजर आता है। दर्शकों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अभूतपूर्व घटना सामने आई थी।
कोर्ट रूम नंबर 1 में सर न्यायाधीश BR गवई की बेंच के सामने एक वकील ने बूट फेंकने की कोशिश की थी। इस वकील का नाम है राकेश किशोर और अब उन्होंने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि राकेश किशोर ने कहा है कि मैं दुखी था लेकिन किसी नशे में नहीं था। यह मेरी अपनी प्रतिक्रिया थी, न मुझे डर है न मुझे किसी तरह का पछतावा है। उन्होंने आगे कहा है कि 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी जो एक मूर्ति से जुड़े मामले पर थी। वकील के अनुसार उस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कथित तौर पर कहा कि जाकर मूर्ति से प्रार्थना करो और उसे कहो कि वो सिर जोड़ दे। राकेश किशोर का कहना है कि यह टिप्पणी उनके धार्मिक भावनाओं का अपमान थी। ऐसे में दर्शकों, आपको जानकारी दे कि वकील ने दावा किया है कि अदालत को अगर राहत नहीं देनी थी तो न दे, लेकिन आस्था का अपमान करना उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि जब भी सनातन धर्म से जुड़ा कोई मामला अदालत में आता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही आदेश देती है जिससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है। हालांकि इस बयान के बाद अब कानूनी गलियारों में हड़कंप मच गया है। वकील राकेश किशोर को उनके इस कृत्य के बाद बार काउंसिलिंग ने तुरंत निलंबित कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह फैसला उन्हें डराने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे सर न्यायाधीश को अपने शब्दों का महत्व समझना चाहिए। जब वो कहते हैं माय लॉर्ड तो उस शब्द की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। हालांकि दर्शकों, राकेश किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने सर न्यायाधीश गवई के उस बयान पर भी सवाल उठाए जो हाल ही में मॉरिशस में दिए गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि भारत कानून के शासन से चलता है, बुलडोजर के शासन से नहीं। इस पर वकील ने पलटवार करते हुए पूछा, क्या योगी जी का अतिक्रमण हटाने का अभियान गलत है? क्या सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बुलडोजर राज है? उन्होंने आगे कहा है कि मैं आहत हूँ और आगे भी रहूँगा। न्यायपालिका को अपनी संवेदनशीलता पर काम करने की जरूरत है। देश में लाखों मुकदमे लटके हुए हैं, लेकिन धर्म से जुड़े मामलों में अदालत उपहास कर देती है। वकील ने स्पष्ट कहा है कि वो किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, यह सब उसी ने मुझसे करवाया जो ऊपर बैठा है। ऐसे में दर्शकों, हालांकि न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह का कदम समाज में गलत संदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और उसके खिलाफ इस तरह की हरकत को कई कानूनी विशेषज्ञ न्याय व्यवस्था पर हमला मान रहे हैं। तो वही बार काउंसिलिंग ने कहा है कि वकील का यह आचरण न केवल अदालत की अवमानना है बल्कि पेशे की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। ऐसे में दर्शकों, राकेश किशोर के खिलाफ फिलहाल निलंबन की कार्रवाई की गई है और आगे इस मामले की जांच भी जारी है। वही सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक आक्रोश की आवाज बता रहे हैं तो कुछ इसे कानून और संविधान पर हमला मान रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल यही है, क्या किसी न्यायिक टिप्पणी के विरोध में इस तरह की हरकत को जायज़ ठहराया जा सकता है? क्या अदालत के फैसलों पर असहमति जताने का यही तरीका होना चाहिए? देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाएं इस पर क्या कहती है? यह फैसला अब जनता के विवेक और कानून की अदालत दोनों को मिलकर करना होगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बालासाहेब ठाकरे का नाम सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह बेहद चौंकाने वाली है। शिंदे सेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने दसरा मेलावे के मंच से दिवंगत बालासाहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कदम के इस बयान ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे को इमोशनल हथियार थमा दिया है, बल्कि बीजेपी और शिंदे गुट की रणनीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि रामदास कदम ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को 2 दिन तक घर में रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बालासाहेब के हाथों के ठसे लेकर किसी रहस्यमय तरीके से उसका इस्तेमाल किया। ऐसा संकेत देते हुए रामदास कदम ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बता दें कि कदम के मुताबिक ये घटना साल 2012 की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब 13 साल बाद अचानक ये बात उन्हें कैसे याद आई? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? क्योंकि इतने सालों तक कदम खुद उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना में रहे, मंत्री पद संभाला, सत्ता में रहे, तब उन्हें ये सब याद क्यों नहीं आया? दर्शकों, ऐसे में रामदास कदम के आरोपों का टाइमिंग बेहद अहम माना जा रहा है। 2 अक्टूबर 2025 को दसरा मेलावे के मंच से जब उन्होंने ये बयान दिया तो उस वक्त बीजेपी और शिंदे सेना आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी।
और ठीक उसी दिन फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान को 1 साल पूरा हो रहा था। यानी जब बीजेपी चुनावी हिंदुत्व की पिच पर खेलना चाह रही थी, कदम के इस विवादित बयान ने उस पिच को पूरी तरह उखाड़ कर रख दिया है। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी के लिए यह बयान सिरदर्द बन सकता है। लोकसभा चुनाव में पहले ही महायुति को बड़ा झटका लग चुका है। 48 में से 31 सीटें गठबंधन के खाते में आई और बीजेपी को 28 में से सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में अब महानगर पालिका चुनाव की चुनौती सामने है। ऐसे में कदम का यह बयान उद्धव ठाकरे को सीधा फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे हमेशा से भावनात्मक राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। ठाकरे ब्रांड का असली आधार ही भावना और आस्था रहा है। जब जब पार्टी मुश्किल में आई, उद्धव ने बाला साहेब की छवि का सहारा लेकर अपने समर्थकों को जोड़ा। और अब जब बाला साहेब के पार्थिव शरीर पर आरोप लग रहे हैं, उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को इमोशनल कार्ड बनाकर मैदान में उतर सकते हैं। दर्शकों, आपको जानकारी ये भी दे कि बीजेपी पिछले 1 साल से हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनावी माहौल बना रही थी। देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद की बात उठाई, योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है कहकर बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी। तो वही मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले बीजेपी नेता अमित साटम ने भी हिंदुत्व का कार्ड खेला। उन्होंने कहा है कि अगर शिवसेना यूबीटी जीती तो मुंबई का अगला मेयर खान होगा। यानी बीजेपी की पूरी रणनीति धार्मिक ध्रुवीकरण पर टिकी थी, लेकिन रामदास कदम के एक बयान ने इस पूरी पिच को अस्थिर कर दिया है। अब उद्धव ठाकरे के पास इमोशनल मुद्दा है और बीजेपी की हिंदुत्व पिच पर ठाकरे परिवार की भावनात्मक पारी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उद्धव ठाकरे इस मौके का फायदा उठाकर पार्टी की एकता और बाला साहेब ठाकरे की विरासत दोनों को फिर से केंद्र में ला सकते हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे भावनात्मक सभाओं की श्रृंखला शुरू करें, जहां वे रामदास कदम के आरोपों को बाला साहेब ठाकरे का अपमान बताकर जनता की सहानुभूति जुटाने की कोशिश करेंगे। तो वही दर्शकों, मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी ठाकरे ब्रांड का असर गहरा है। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 10 सीटें मिली, जिनमें से आधी सीटें मुंबई से थी। यानी मुंबई में ठाकरे परिवार की पकड़ अब भी मजबूत है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर रामदास कदम का एक बयान न सिर्फ उद्धव ठाकरे को इमोशनल फायदा दे रहा है, बल्कि बीजेपी और शिंदे की हिंदुत्व राजनीति को भी झटका दे रहा है। 13 साल पुराना मुद्दा उठाकर कदम ने जो फुल टॉस दिया है, उस पर उद्धव ठाकरे अब चौका या छक्का मारते हैं, ये आने वाले हफ्तों की सियासी कहानी तय करेगा। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में भावनाओं का कार्ड हमेशा निर्णायक रहा है और अब एक बार फिर वही कार्ड मेज पर रखा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसकी भावनाओं से जुड़ती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। ठाकरे बंधुओं की संभावित नजदीकियों की चर्चा के बीच अब एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। निरुपम ने न सिर्फ उद्धव पर निशाना साधा, बल्कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक वोटर लिस्ट और राजनीतिक नैतिकता पर भी बड़ा बयान दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संजय निरुपम ने कहा है कि उद्धव ठाकरे अब अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे अब मन से यानी राज ठाकरे की बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हैं। निरुपम बोले कि उद्धव ठाकरे अब अपने पुराने शिव सैनिकों को साथ नहीं रख पाए। जब उनकी पार्टी बिखर गई तो अब वो राज ठाकरे के कंधे पर चढ़कर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उद्धव न तो नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं और न ही गठबंधन से कोई चमत्कार होने वाला है। दर्शकों, इस बीच संजय निरुपम ने बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में 40 लाख फर्जी वोटरों के नाम हटाए गए, उसी तरह महाराष्ट्र में भी ऐसी ही प्रक्रिया होनी चाहिए। यहाँ भी फर्जी और बांग्लादेशी मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना यूबीटी के कई उम्मीदवार ऐसे ही फर्जी वोटों की मदद से चुनाव जीते थे। दर्शकों, जानकारी दे कि एकनाथ शिंदे की संपत्ति पर संजय राउत के आरोपों का जवाब देते हुए संजय निरुपम ने बाला साहेब ठाकरे का पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, जब किसी ने बाला साहेब ठाकरे पर 100 करोड़ की संपत्ति का आरोप लगाया था, तब बाला साहब ने कहा था, कागज लेकर आओ और आधी संपत्ति लेकर चले जाओ।
ऐसे में संजय निरुपम ने इसी तर्ज पर कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को लगता है कि एकनाथ शिंदे के पास 5 लाख करोड़ की संपत्ति है तो वो भी सबूत लेकर आए और आधी संपत्ति ले जाए। उन्होंने तीखे लहजे में ये भी जोड़ा, जैसी हार उद्धव ठाकरे की विधानसभा चुनाव में हुई वैसे ही दुर्गति स्थानीय निकाय चुनाव में भी तय है। तो वही दर्शकों, जब उनसे पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम नहीं मानते, तो निरुपम ने संविधान का हवाला देते हुए कहा, संविधान के अनुसार एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। अगर उद्धव ठाकरे को संविधान पर भरोसा ही नहीं है तो फिर वो संविधान बचाओ रैली निकालने का नाटक क्यों करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उद्धव ठाकरे भले ही बालासाहेब ठाकरे के रक्त के वारिस हो, लेकिन विचारों के नहीं। असली शिवसैनिक तो वो है जो बालासाहेब के आदर्शों पर चले, और उनमें एकनाथ शिंदे सबसे आगे है। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली पर भी संजय निरुपम ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल से उद्धव ठाकरे बस रो रहे हैं। अब पुणे जाकर वो एकनाथ शिंदे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पार्टी चिन्ह और यहाँ तक कि बाप तक चुरा लिया। ये उद्धव ठाकरे का भ्रम है। पार्टी चोरी नहीं हुई है, पार्टी बचाई गई है। बालासाहेब ठाकरे के विचारों को बचाया गया है। इसके साथ ही संजय निरुपम ने आगे कहा है कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से अनैतिक गठबंधन किया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे 109 सीटों पर लड़े थे, लेकिन सिर्फ 20 विधायक जीत पाए। वही एकनाथ शिंदे ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उनमें से 60 विधायक जीत कर आए। जनता ने भी बता दिया था कि जनादेश किसके साथ है। तो ऐसे में दर्शकों, संजय निरुपम के इस बयानों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ा दी है। जहां एक तरफ ठाकरे बंधुओं के संभावित साथ आने की चर्चा जारी है, वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को पूरी तरह घेरने में जुटा है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इस राजनीतिक हमले का क्या जवाब देते हैं और आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में किसकी रणनीति कारगर साबित होती है। तो दर्शकों, राजनीति के इस गर्म मैदान में हर बयान बन रहा है हथियार और महाराष्ट्र की सियासत हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और अब सियासत के मैदान में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। आज सबसे बड़ा बयान आया है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह की तरफ से। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही होंगे। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि गिरिराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, सब कुछ तय है और जो कुछ भी फॉर्मूला तय होना है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर जो अटकलें अब तक लगाई जा रही थी उन पर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि गिरिराज सिंह ने ये भी कहा है कि एनडीए की नीति, नियत और नेतृत्व तीनों स्पष्ट है। यानी कि न तो कोई नाराज है न कोई मन मुटाव है, सब एकजुट होकर चुनावी रणनीति में उतरने को तैयार है। ऐसे में दर्शकों, दरअसल बीते कुछ दिनों से यह चर्चा तेज थी कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई नेताओं के बयान सामने आए और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि आखिर एनडीए का चेहरा कौन होगा। लेकिन आज गिरिराज सिंह ने तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है और यह भी बताया कि सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है, लेकिन मतभेद जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे में दर्शकों, अब यह बयान उस समय आया है जब बिहार में एनडीए के घटक दल सीटों को लेकर माथापच्ची में जुटे हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास और हम पार्टी चारों दल अपने अपने क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। ऐसे में दर्शकों, इस बयान का एक दूसरा पहलू भी है। गिरिराज सिंह ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन एक बटे हुए घर की तरह है, यानी कि विपक्षी एकता सिर्फ नाम की है। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही यह साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव सिर्फ आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, महागठबंधन के नहीं, और इसी वजह से लालू यादव अब चिंतित और भयभीत है। यानी बीजेपी का यह दावा है कि विपक्ष के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या गिरिराज सिंह का यह बयान एनडीए के भीतर तालमेल दिखाने के लिए है या फिर यह विपक्षी एकजुटता तोड़ने की एक रणनीति।
क्योंकि अगर इतिहास देखें तो बिहार की सियासत में समीकरण हर चुनाव में बदलते रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कई बार पाला बदल चुके हैं और हर बार सत्ता के समीकरण नई सिरे से बने हैं। ऐसे में दर्शकों, इस बीच बिहार में चुनावी तैयारियां जोरों पर है। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को और वोटों की गिनती होगी 14 नवंबर को। मतलब दीपावली से पहले बिहार की सियासत भी रोशन हो जाएगी। तो वही राजनीतिक पार्टियां अब प्रचार की रफ्तार बढ़ा रही है। पोस्टर, बैनर, रोड शो और रैलियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। एनडीए जहां विकास और स्थिरता का मुद्दा उठा रही है, वही महागठबंधन बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई को लेकर हमला बोल रही है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर गिरिराज सिंह के इस बयान से बिहार चुनाव की दिशा में एक बड़ा संकेत दे दिया है। नीतीश कुमार होंगे एनडीए के चेहरे के तौर पर आगे। अब देखना होगा कि जनता किस चेहरे पर भरोसा जताती है। बिहार की सियासत गर्म है, बयानबाजी भी तेज है और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस बिहार 2025। बिहार में सियासी तापमान अब अपने चरम पर है। 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही राजनीति की बिसात पूरी तरह बीत चुकी है। नेता मैदान में हैं, बयानबाजी तेज है और जनता अब बदलाव या भरोसे किस पर मोहर लगाएगी, ये तय करेगी आने वाले दिनों में। 9 अक्टूबर गुरुवार को बिहार की राजनीति में दिन भर कई बड़े अपडेट्स आए हैं। तो चलिए एक एक कर आपको बताते हैं बिहार के चुनाव के आज के 5 बड़े सियासी धमाके। दर्शकों, आपको बता दें कि भागलपुर के कहलगांव में महागठबंधन की पहली चुनावी रैली में राजद नेता तेजस्वी यादव ने जमकर हुंकार भरी है। तेजस्वी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार में एक भी घर बेरोजगार नहीं रहेगा। भीड़ से तालियों की कड़कड़ाहट के बीच तेजस्वी ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार जनता को बेरोजगारी और पलायन की समस्या से आज़ाद कराएगी। उन्होंने कहा है कि अब वक्त है कि बिहार को रोजगार वाला राज्य बनाने का। तेजस्वी की ये जनसभा न सिर्फ एक चुनावी सभा थी, बल्कि एक संदेश भी कि इस बार आरजेडी बेरोजगारी को चुनाव का मेन एजेंडा बनाना चाहती है। दर्शकों, खबर में आगे चलते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर। लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। सबसे चौंकाने वाला नाम भोजपुरी सुपरस्टार रुतेश रंजन पांडे का है। करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वही समावेशिता का संदेश देते हुए पार्टी ने गोपालगंज की बोरे सीट से प्रीति किन्नर को टिकट दिया है। अब सवाल ये है कि क्या खुद प्रशांत किशोर भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। फिलहाल इस पर सस्पेंस कायम है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पीके 11 अक्टूबर को राघोपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, जो कि तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। यानी इस बार राघोपुर बनने वाला है बिहार की सबसे चर्चित सियासी रणभूमि। तो वही दर्शकों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आज बड़ा फैसला हुआ है। पटना में हुई पार्टी की बैठक में नेताओं ने सर्वसम्मति से चिराग पासवान को चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने कहा है कि चिराग जो फैसला लेंगे वही हम सब का फैसला होगा। यानी एनडीए में अब एलजेपी रामविलास की दिशा पूरी तरह चिराग के हाथों में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की सीट शेयरिंग पर बीजेपी और जेडीयू के साथ चिराग की कितनी बनती है। तो वही दर्शकों, बिहार की राजनीति में एक और सियासी उलटफेर हुआ है। भभुआ विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक भारत बिंद ने विधानसभा सदस्यता और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। भारत बिंद ने ऐलान किया है कि वह आगामी चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। यानी चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी को एक नया चेहरा मिल गया है। विधानसभा सचिवालय ने भी उनकी सीट को अब रिक्त घोषित कर दिया है। तो वही चुनाव के साथ सुरक्षा का समीकरण भी बेहद अहम है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बार राज्य भर में 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी, ताकि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो। उन्होंने बताया कि इस बार किसी भी मतदान केंद्र को नक्सली खतरे के चलते स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब नक्सली गतिविधियों में काफी कमी आई है। सुरक्षा बलों को पहली बार हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि सड़क मार्ग से तैनात किया जाएगा। यानी इस बार ऑपरेशन पोलिंग जमीन से ही होगा, हवा से नहीं। तो दर्शकों, बिहार की सियासत अब एकदम गर्म है। महागठबंधन रोजगार के मुद्दे पर चुनावी नैरेटिव गढ़ रहा है,
जनसुराज नया विकल्प बनने की कोशिश में है। एनडीए स्थिरता और विकास के वादे पर डटा है और मैदान में अब हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू और उसके बाद असली मुकाबला, पोस्टर, प्रचार और जनता के दिलों में। कौन जीतेगा बिहार का दिल, ये तो आने वाले हफ्ते तय करेंगे। तो दर्शकों, ये थी बिहार चुनाव 2025 के आज के सबसे बड़ी अपडेट्स। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हर घंटे देंगे सियासत के मैदान से सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबरें। तो दर्शकों, चुनाव एक्सप्रेस बिहार 2025 के इस सियासी संग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया को मुंबई पुलिस ने आई लव महादेव अभियान में शामिल न होने का नोटिस जारी किया है। पुलिस का कहना है कि इस आयोजन से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। वहीं दूसरी ओर किरीट सोमैया का कहना है कि वे किसी भी हाल में कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। ऐसे में इस पूरे विवाद ने महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल मचा दी है। दर्शकों, आपको पूरी जानकारी दे कि मुंबई के कुर्ला पुलिस स्टेशन की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि LBS रोड पर होने वाले आई लव महादेव कार्यक्रम के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं दी गई है। नोटिस में पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर किरीट सोमैया या उनके समर्थक बिना इजाज़त सड़क पर जुटते हैं, नारेबाजी करते हैं या कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि यह नोटिस आगे चलकर सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वही दर्शकों, पुलिस की ये चेतावनी साफ है, बिना परमिशन कोई आयोजन नहीं। लेकिन इसके बावजूद किरीट सोमैया का कहना है कि वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए भी धार्मिक भावना को दबने नहीं देंगे। दर्शकों, बता दें कि पुलिस के नोटिस के बाद किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, मुझे कल शाम 6 बजे कुर्ला के LBS रोड पर आयोजित आई लव महादेव कार्यक्रम में जाने से रोका गया है, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगा। यह अभियान किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है। सोमैया ने कहा है कि वे अपने समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कानून व्यवस्था में सहयोग करेंगे। तो वही दर्शकों, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस को आशंका है कि बिना अनुमति के किसी भी बड़े धार्मिक कार्यक्रम से भीड़ उमड़ सकती है, नारेबाजी हो सकती है और तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। इसी वजह से कुर्ला इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वही दर्शकों, मुंबई पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में इस नोटिस को लेकर जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा समर्थक इस नोटिस को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाले अभियान को रोकना हिंदू भावनाओं का अपमान है। वही विपक्षी दलों का कहना है कि पुलिस ने जो कदम उठाया है वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सही है। शिवसेना UBT के नेताओं का कहना है कि ऐसे आयोजनों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जबकि भाजपा नेताओं का आरोप है कि महादेव के नाम पर भी राजनीति की जा रही है। ऐसे में दर्शकों, तो आखिर क्या है यह आई लव महादेव अभियान जिसके नाम पर इतना विवाद खड़ा हो गया है? बता दें कि आई लव महादेव अभियान का उद्देश्य भगवान शिव के प्रति आस्था व्यक्त करना है और समाज में एकता और सौहार्द का संदेश देना बताया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक यह कोई राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं का उत्सव है। हालांकि पुलिस का कहना है कि भीड़ जुटने से सुरक्षा के खतरे बढ़ सकते हैं, इसलिए ऐसी सभाओं के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। तो दर्शकों, फिलहाल कुर्ला और आसपास के इलाकों में उच्च सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस लगातार हालात पर नज़र रखे हुए है। किरीट सोमैया अपने बयान पर अड़िग है कि वे आई लव महादेव अभियान में शामिल होंगे। वही प्रशासन का कहना है कि कानून सबके लिए समान है। अब देखना होगा कि मंगलवार शाम को कुर्ला में क्या होता है। क्या यह आयोजन शांति से संपन्न होता है या सियासत एक बार फिर महादेव के नाम पर गरमाने वाली है? तो दर्शकों, फिलहाल इस पूरी कहानी पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।